हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एसएन सिन्हा कॉलेज टिकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, साइकोलॉजी क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का क्लास है बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 7A, जिसका संबंध इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या औद्योगिक मनोविज्ञान से। इसके अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्री, उद्योग में श्रमिक संघ की संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि श्रमिक संघों का परिचय क्या होता है, श्रमिक संघ किस तरह से संरचनात्मक रूप से कार्य करते हैं। सामान्यतः श्रम संघ जो है एक दुकान के किस्म के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और उसका एक अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, संयुक्त सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं। तो यह जो है एक स्तर पर जो है राजनीतिक संघ या सरकारी संस्थान के स्ट्रक्चर की तरह से कार्य। भारत में अधिकांश श्रम संघ कार्य क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं या जिस क्षेत्र से जुड़े होते हैं उसी क्षेत्र से विशेष रूप से ये कार्य उसी क्षेत्र में करते हैं। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ श्रम संघों का जो रूप है वह आवास स्तरीय इकाई पर, अर्थात प्लेस ऑफ रेजिडेंट यूनिट पर ही विद्यमान रहते हैं। यहाँ के जो श्रमिक हैं वो औद्योगिक संगठनों में संगठित हैं तथा व्यवसाय के आधार पर कारखाना या फर्म स्तर पर उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। अर्थात वहाँ जो भी श्रमिक होते हैं वे या तो औद्योगिक संगठनों में काम करें या किसी व्यवसाय में काम करें या किसी फैक्ट्री में काम करें या किसी फर्म स्तर पर काम करें, उनमें बहुत भेदभाव नहीं किया जाता है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भारत में श्रम संघ अपने संकुचित क्षेत्र में है, छोटे आकार के कारण कमजोर है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र होता है वह पार्टिकुलर व्यवसाय तक सीमित होता है, इसीलिए वे शक्तिशाली भी नहीं बन पाते हैं। यद्यपि भारत में औद्योगिक संघ महत्वपूर्ण बहुत है, किंतु इनका स्वरूप जो है अमेरिका एवं इंग्लैंड के संघों से काफी भिन्न है। अमेरिका में जो श्रम संघ ऐसे संगठन हैं जिनका क्षेत्र संपूर्ण उद्योगों, सभी व्यवसायों, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में फैला हुआ है, अर्थात सभी तरह के श्रमिकों में उनकी पकड़ है, पहचान है, फैलाव है। किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो श्रम संघ है उनका क्षेत्र सीमित है और वे औद्योगिक संगठन तक ही सीमित है, अर्थात उनका दायरा बहुत ही सीमित है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है। जो श्रम संघ होते हैं उनमें किस तरह के संगठनात्मक संरचना पाई जाती है। तो श्रम संघ का प्रयोग जो है दस्तकारी संघ तथा औद्योगिक संघ दोनों के लिए किया जाता है। भारत में श्रम संघ सामान्य संघ के स्तर को पार कर औद्योगिक संघ बन चुके हैं, अर्थात यहाँ जो उनका स्वरूप है वह उद्योगों तक ज्यादा संगठित है। अकुशल या कुशल रूप में श्रमिकों के संघ के रूप में वे उतने कारगर या सक्रिय नहीं है जितना उद्योगों में। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट स्टॉम्फॉल के अनुसार औद्योगिक संघ के विकसित होने के कारण से पता चलता है कि भारत में श्रम संघ व्यवसाय तथा दस्तकारी युग को पार कर चुके हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से निकल चुके हैं तथा कृषि उत्पादन से सीधे औद्योगिक उत्पादन में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अर्थात भारत में जितने श्रम संगठन हैं उनका जो फैलाव है या उनकी जो स्थापना का स्तर है वह उद्योगों तक सीमित हो गया, अन्य क्षेत्र अछूते रह गए। इन क्षेत्रों में जैसे दस्तकारी संघ हो गया, व्यवसायी संघ हो गया, कृषि उत्पादन से जुड़े हुए कुशल या अकुशल मजदूर होते हैं, तो उन लोगों से उनका बहुत संबंध नहीं है। तो हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्रमिक संघों का फैलाव उद्योगों तक सीमित है। संगठनात्मक
उत्पादन तक या संगठनात्मक स्तर तक ही सीमित है। उद्योगों में ये काफी सक्रिय होते हैं। सरकारी संस्थानों में भी ये संघ पाए जाते हैं। प्राइवेट संस्थानों की बात अगर हम करें तो ये उद्योगों में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। श्रम संघों का ढांचा लगभग प्रत्येक देश में एक जैसा ही होता है, भिन्न भिन्न होता है। सभी देशों में इसका स्ट्रक्चर या संरचनात्मक अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम विस्तृत रूप से बात करें सामान्यतः यह 3 प्रकार का होता है। पहला है दस्तकारी संघ, यानी श्रम संघों का संरचनात्मक ढांचे के रूप में जो पहला संघ आता है वह है दस्तकारी संघ। दस्तकारी संघ का अर्थ होता है क्राफ्ट यूनियंस, या ऐसे मजदूर जो स्किल या कौशल युक्त कार्यों में व्यस्त होते हैं। इन लोगों का जो संघ होता है उसे हम लोग दस्तकारी संघ कहते हैं। वर्तमान समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो दस्तकारी संघ है वह लगभग नहीं के बराबर है। पुराने जमाने में जब भारत में कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योगों का बाहुल्यता प्रधानता थी, उस समय दस्तकारी संघ हुआ करते थे जो स्किल्ड लेबर्स के द्वारा किए जाते। दस्तकारी के अंतर्गत जो है जो छोटे मोटे व्यवहारिक कार्य होते हैं, घड़ी बनाना, छोटे छोटे उद्योगों में काम करना, कपड़े बुनना, घरेलू तौर पर या जो है कुटीर उद्योग के रूप में रुई से धागा बनाना, तो छोटे छोटे जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और वे जो काम करते हैं उसे हम दस्तकारी के रूप में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो पहला स्वरूप है वह है दस्तकारी। दूसरा है सामान्य संघ। ऐसे संघ किसी स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड लेबर के नहीं होते हैं, बल्कि सबके ये मिले जुले रूप होते हैं। इसमें सभी तरह के संघ समाहित होते हैं। और तीसरा है औद्योगिक संघ। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ, ये संघ ऐसे संघ हैं जिनका कार्य क्षेत्र उद्योग और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक और प्रबंधक है। क्योंकि उद्योगों में प्रबंधकों का अलग संघ होता है, श्रमिकों का अलग संघ होता है, और दोनों का महत्व है। दोनों तो श्रमिक संघ ही होते हैं। अब हम ऊपर बताए गए तीनों संरचनात्मक तथ्यों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला है दस्तकारी संघ। ये किसी उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों के संघ होते हैं। ये एक से अधिक उद्योग कर्मचारियों के संघ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी होते हैं कर्मचारी वे स्किल्ड होते हैं, किंतु उनमें कार्य की प्रकृति एक जैसी ही होती है। कार्य करने की जो प्रकृति हो वह एक जैसी हो। ये संघ एक ही प्रकार की योग्यता, कौशल तथा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के संघ होते हैं, अर्थात इनमें ऐसे श्रमिक सदस्य होते हैं जिनकी योग्यता, कौशल तथा प्रशिक्षण लगभग एक जैसा होता है। इनमें अधिकांश सदस्य श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। इन संघों का उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाना होता है, क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा है कि फैक्ट्री मालिक या जो भी उत्पादन करने वाले ओनर होते हैं वे श्रमिकों का शोषण इस रूप में करते हैं कि कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम कराया जा सके, किंतु ये श्रमिक संघ इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, इससे उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। ये संघ क्षैतिजीय होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसमें कोई ऊपर से नीचे तक का जो है लेयर नहीं होता है। सब संघ एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें जो क्षैतिजीय या हॉरिजॉन्टल रिलेशन होता है। अगर हम इसका उदाहरण दें तो अहमदाबाद वीवर्स यूनियन, अहमदाबाद में जो है बुनकरों का एक संघ है जो बड़ा फेमस है और वह दस्तकारी संघ। कानपुर में सुत्ती मिल मजदूर सभा, ये भी एक दस्तकारी संघ है, जो ऐसे मजदूरों का संघ है जो सुत्ती मिल में काम करते हैं। कुछ अगर हम अन्य उदाहरण में रखें तो बैंकिंग और व्यावसायिक उद्योगों के कर्मचारी सरकारी संस्थान है, इसमें भी जो लोग कर्मचारी होते हैं वे लोग भी अपना संघ बनाते हैं।
राज्य कर्मचारी, प्रत्येक राज्य में कर्मचारी का भी एक संघ होता है, महासंघ होता है, और उसमें जो है राज्य के सारे कर्मचारी अपने विभाग के अनुसार जुड़ते हैं। रेलवे एवं डाक तार कर्मचारी, इनका भी अपना संघ होता है। रेलवे का भी एक अपना संघ है, रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों का अपना संघ है। पोस्टल विभाग में कार्य करने वाले, पोस्टल एंड टेलीग्राफ विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का एक अपना संघ है। उसी तरह पत्रकार भी अपना श्रमिक संघ बनाते हैं। इंजीनियरों का एक अपना संघ होता है, अध्यापकों का एक अपना संघ होता है। तो यह सब जो है दस्तकारी संघ, यानी ऐसे मजदूर, ऐसे श्रमिक जो कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के वे स्किल्ड पर्सन होते हैं, ऐसे लोगों का जो संघ होता है वह दस्तकारी संघ कहलाता है, और इनका अलग अलग स्वरूप होता है। दूसरा है सामान्य संघ। नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें सभी प्रकार के उद्योगों में पाए जाने वाले विभिन्न कौशल एवं स्तर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुशल व्यक्ति ही शामिल हैं, इसमें अकुशल श्रमिक भी शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां तो अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के भी संघ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, और वे भी विशिष्टीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, और कालांतर में इन्होंने दस्तकारी संघों का विशिष्ट रूप धारण कर लिया। शुरू में जो अर्ध कुशल थे या अकुशल श्रमिक थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपना विस्तार किया और उन्होंने विशिष्टता प्राप्त करके सामान्य संघों का निर्माण किया। इन संघों में सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात ये एक तरह से मिश्रित संघ। ये संघ किसी प्रकार की समस्या के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वाभाविक है, यह तो मूल कार्य ही रहता है श्रमिक संघों का, तो श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिनिधित्व करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड में नगरपालिका कर्मचारियों और सामान्य कर्मचारियों का संघ है, नेशनल यूनियन ऑफ म्युनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स। वैसे ही परिवहन तथा सामान्य कर्मचारियों का भी संघ है, यूनियन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स। इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगर हम भारतीय परिवेश में देखें तो यहाँ भी म्युनिसिपल स्तर पर संघ बने हुए हैं, जो उसमें कार्यरत श्रमिकों का जो है रक्षा करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला है औद्योगिक संघ। नाम से ही स्पष्ट है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक्चुअली भारत में श्रम संघों की जो विकास हुआ वह उद्योगों के ही परिप्रेक्ष्य में हुआ। औद्योगिक संघ ऐसे संगठन हैं जिनमें किसी भी उद्योग के श्रमिक सदस्य बन सकते हैं। उद्योग मतलब जहां उत्पादन होता है। आप देख लीजिए, जैसे कोयला खान, लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय बागान उद्योग, इसमें सभी काम करने वाले श्रमिक औद्योगिक संघ के सदस्य कहलाते हैं या कहलाने के लिए योग्य होते हैं। इसमें जो कौशल और तकनीक के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अगर बहुत कुशल हैं तो उसके प्रति जो है कम जवाबदेह संघ होगा, और कम कुशल हैं तो अधिक जवाबदेह होगा या कम जवाबदेह होगा। ऐसा जो है भेदभाव औद्योगिक संघों में नहीं किया जाता है। उद्योगों में काम करने वाले लगभग सभी श्रमिक जो कुशल हों या अकुशल हों, तकनीकी हों या गैर तकनीकी हों, उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर गुणों की बात करें तो ये संघ जो है गुणों के आधार पर ऊर्ध्वमुखी या वर्टिकल होते हैं। इनमें जो है ऊपर से नीचे तक की संरचना पाई जाती है। इसके उदाहरण की बात करें तो अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग संघ, चाय बागान श्रमिक संघ, जो उत्तर भारत के असम के राज्यों में चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, इन औद्योगिक संघों के उदाहरण। टाटा स्टील में उद्योग का अपना संघ है। आयरन स्टील या व्हीकल्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, सभी जगह श्रमिकों का अपना संघ है, जिसे हम औद्योगिक संघ के रूप में
का एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है उद्योगों से जुड़े हुए श्रम। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय समाज में इसकी संरचना किस तरह की है। भारत में भी श्रम संघों के जो संगठनात्मक ढांचे हैं वे 3 स्तर पर पाए जाते हैं। पहला है संयंत्र या दुकान स्तर, प्लांट के लेवल पर, उद्योगों के स्तर पर। दूसरा है राज्य स्तर, प्रत्येक राज्य में सभी संघों का एक ढांचा होता है। और तीसरा है केंद्र स्तर, स्वाभाविक है, यह एक लेयर है, स्तर है, लेवल है, जो संयंत्र से शुरू होकर प्लांट से उद्योग धंधों के जगह से शुरू होकर राज्य स्तर तक जाता है, राज्य स्तर से फिर केंद्र स्तर तक जाता है। आप देखेंगे कि केंद्र स्तर पर विद्यमान श्रम संघ अपनी नीतियां राज्य स्तरीय तथा अन्य छोटे संघों पर लागू करते हैं। केंद्र जो होते हैं वे श्रम संघों के सर्वोच्च नियंत्रण करता, वे जितनी नीतियां बनाते हैं उन नीतियों को राज्य के संघों पर लागू करते हैं। अर्थात केंद्र एक तरह से एक बड़ा संघ होता है, उसकी तुलना में राज्य स्तर पर उसकी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। राज्य के बाद उनका जिला स्तर पर या प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर यह चैनल बना हुआ रहता है। प्रत्येक जो केंद्रीय संघ होते हैं राज्य स्तर पर उनकी शाखाएं, और इन्हीं शाखाओं के माध्यम से क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रबंध किया जाता है। अर्थात जो केंद्रीय स्तर के श्रम संघ वे अपनी शाखाएं पूरे भारत में खोले हुए, उनकी शाखाएं प्रत्येक राज्य में हैं, राज्य की उप शाखाएं जिलों में हैं, जिलों की उप शाखाएं प्रखंडों में हैं, और आज के समय तो प्रखंडों की उप शाखाएं पंचायत स्तर पर जो विद्यमान है, जहां से केंद्रीय स्तर पर दिए गए निर्णय, विचार या विचारधारा का प्रसारण निम्न स्तर पर, राज्य स्तर पर नीचे की ओर किया जाता है। भारत में जो श्रम संघों का स्वरूप है वह 2 प्रकार का है, फेडरेशन के रूप में। पहला है राष्ट्रीय फेडरेशन अर्थात नेशनल फेडरेशन, और दूसरा है संघों के फेडरेशन, फेडरेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब राष्ट्रीय फेडरेशन में एक उद्योग के सभी संघ संबद्ध होते हैं तथा उसके सदस्य होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लौह उद्योग की बात करें, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की बात करें, भारत में जितने आयरन एंड स्टील फैक्ट्री हैं उसमें जितने श्रमिक संघ हैं उन संघों का एक संघ होता है जिसे हम राष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में, ये उद्योगों के जितने संघ होते हैं वे उससे जुड़े हुए तथा उसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक श्रम संघ चाहे वह किसी उद्योग से संबंधित हो सामान्य राष्ट्रीय फेडरेशन का सदस्य बन सकता है। कोई भी उद्योग कर्मी या श्रम संघ जो किसी भी उद्योग से जुड़ा हुआ हो वह इस संगठन का संघ का सदस्य बन सकता है। अर्थात राष्ट्रीय फेडरेशन का सदस्य होने के लिए श्रमिक संघों का एक रूप होना जरूरी है, वे उसके सदस्य बनने के लिए योग्य होते हैं और वे चाहें तो उसके सदस्य बन सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय फेडरेशन का सदस्य बनना श्रमिक संघों के सदस्य बनने के उपरांत श्रमिक उसके सदस्य स्वतः सदस्य बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए चाय बागान के उद्योग का संघ, इंडस्ट्रियल उद्योग का संघ, आयरन एंड स्टील कंपनी से संबंधित अगर श्रम संघ और दोनों मिलकर एक संघ का सदस्य बन जाते हैं तो अगर संघ जो है उद्योग अगर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील कंपनी का श्रम संघ
अगर नेशनल फेडरेशन का सदस्य बन जाता है, उससे जुड़े हुए सारे कर्मचारी या श्रमिक उसके स्वतः सदस्य बन जाते हैं। मतलब उसके लिए उन्हें अलग से उसके सदस्य बनने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जो श्रम संघों का जो ढांचा है, वह एक इंडिविजुअल से पार्टिकुलर श्रमिक संघ और फिर पार्टिकुलर श्रमिक संघों के संगठन से राज्य स्तर के संघ या केंद्र स्तर के संघ तक जुड़ा हुआ है। यह एक वर्टिकल लेवल है, अर्थात सबसे ऊपर केंद्र स्तर पर महासंघ है या फेडरेशन है, उसके बाद उसकी इकाइयां राज्य स्तर पर है और राज्य स्तर की इकाइयां छोटे छोटे संयंत्र प्लांट में है, छोटे छोटे बड़े दुकानों के स्तर पर है। शॉप लेवल का मतलब यहाँ हम शॉप माने किराना की दुकान से नहीं लेते हैं, यह एक उत्पादन से संबंधित। अब जो फेडरेशन है, जो संघों का संघ है, वह ढांचे के शिखर पर होते हैं, यानी वो सबसे ऊपर है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो संघों के फेडरेशन है वे सर्वोच्च शिखर पर। अगर हम हायरार्की की बात करें, टॉप लेवल पे जो श्रम संघ है उसमें फेडरेशन या संघों के फेडरेशन है, जिनके नीति, विचारधारा या क्रियाकलाप के का पालन करना उनके अधीनस्थ शाखाओं का परम कर्तव्य है, दायित्व है और जिम्मेवारी है। जहां तक हम इनके कार्यों की बात करें तो श्रम संघों का जो है सबसे बड़ा जो कार्यकलाप होता है वह है सभी संघों के बीच में समन्वय स्थापित। अगर आपस में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, तो ऐसे श्रम संघ सही रूप से कार्य नहीं कर सकते। सभी संघों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना स्वाभाविक है। अगर जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति, उस देश की भावनाओं के प्रति, देश के संविधान के प्रति अगर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, हमारी भावना नहीं होगी, तो वह देश कभी सफल नहीं हो सकता। इस रूप में श्रम, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक उत्पादन का कार्य श्रमिक करते हैं। उन्हीं की मेहनत, मालिकों की पूंजी, प्रबंधकों के प्रबंधन कौशल के फलस्वरूप उत्पादन का कार्य होता है। दिन प्रतिदिन की उपयोगी चीजों का उत्पादन होता है, जिससे आम नागरिकों का जीवन सफलतापूर्वक चलता है। अगर ये श्रमिक काम न करें, मालिक उद्योग धंधे की स्थापना न करें, प्रबंधक कुशल प्रबंधन न कर सकें, तो उत्पादन नहीं होगा और सामान जो उपयोगी है वह देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह जो राष्ट्रीय भावना होती है श्रम संघों के माध्यम से जागृत होती है। फेडरेशन का एक बड़ा उद्देश्य होता है नए श्रम संघ स्थापित। जो फेडरेशन होते हैं वे अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए नए नए श्रम संघों की स्थापना करते हैं, संघों को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। क्योंकि अगर संघ शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो फिर समस्या का समाधान कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, अगर व्यक्ति खुद ताकतवर नहीं होगा तो दूसरे कमजोर व्यक्ति की समस्या का समाधान कैसे करेगा? तो इस तरह जो फेडरेशन होते हैं वे उनके अंतर जो भी संघ होते हैं उनको वे शक्तिशाली बनाते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, क्योंकि एकता में ही बल होता है। अगर संगठित नहीं करेंगे तो ऐसे संघ तितर बितर हो जाएंगे और जो फेडरेशन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए फेडरेशन जो है सारे संघों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। श्रम एवं पूंजी में सौहार्दता का वातावरण तैयार करते हैं। श्रम मतलब लेबर का मेहनत और पूंजी उद्योग स्थापित करने में लगी पूंजी, इसके आपस में ऐसा वातावरण होना चाहिए जो सौहार्दता का हो, कटुता का नहीं। तात्पर्य श्रम
यहाँ प्रतीक है, आप कह सकते हैं लेबर, और पूंजी प्रतीक है फैक्ट्री मालिक। दोनों के बीच में अगर तनाव रहेगा तो स्वाभाविक है कि उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो न श्रमिक के कल्याण की बात की जा सकती है और न औद्योगिक उत्पादक से जुड़े प्रबंधक या मालिक के कल्याण की बात की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में वातावरण सौहार्दता का ही रहना चाहिए। ये श्रम संघ दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, ऐसा वातावरण तैयार करते हैं ताकि श्रमिक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उत्पादन में लगा सके और ऐसे संघ श्रमिकों के स्तर में भी सुधार करें। स्वाभाविक है कि श्रमिकों के स्तर में सुधार नहीं होगा तो काम कौन करेगा। एक भूखा प्यासा अभावग्रस्त श्रमिक अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता, चाहे उसे कितना भी कष्ट दिया। इस कमी को दूर करने के लिए जो श्रमिक संघ होते हैं वे अपने स्तर से प्रयास करते हैं और श्रमिकों के स्तर में सुधार करते हैं ताकि उन्हें जीवन यापन से संबंधित जो जरूरी चीजें हैं वह उपलब्ध हो सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उनके बाल बच्चों की शिक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, परिवार की सुरक्षा हो सके। ये श्रम संघ जो प्रयास करते हैं और इनका उद्देश्य भी यही। आज हम लोगों ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्रम संघों के संगठनों के संरचना को देखा कि वे किन किन रूपों में भारत में विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।